हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम वीट। आज हम लोग वीट का कल्टीवेशन करते हैं। वीट के कल्टीवेशन में हम लोग देखते हैं कि उसका बॉटनिकल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, फैमिली क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, ओरिजिन क्या है, सॉइल कैसा चाहिए, पीएच कैसा होना चाहिए, इरिगेशन कितना होना चाहिए, फर्टिलाइजर कितना होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। आज ये वीट के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे हम लोग टेम्परेचर कितना चाहिए, सीड रेट कितना होना चाहिए, फर्टिलाइजर कितनी आवश्यकता होती है, उपज कितनी होते हैं, इंसेक्ट कौन से लगते हैं, पेस्ट कौन से लगते हैं, उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, इस सारा कंप्लीट आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। किसका? वीट में। तो सबसे पहले वीट की अगर हम लोग बात करें तो, लेकिन इसके प्रोड्यूसिंग स्टेज की अगर हम लोग बात करते तो ये कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है और कहाँ कहाँ से प्रोडक्शन इसका अधिक मात्रा में होता है। तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, ऐसे राज्यों में इसका प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होता है। क्या होता है? अच्छी मात्रा में होता है। वीट की अगर हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है, ये हम लोग कहें तो C3 प्लांट होता है। क्या होता है? C3 प्लांट होता है। लॉन्ग डे प्लांट भी होता है। मतलब लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट में मतलब क्या होता है कि शॉर्ट डे प्लांट जो होता है वो 12 घंटे से 8 से 10 घंटा या 8 से 10 घंटा मान सकते हैं कि उसको प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन वहीं पे अगर लॉन्ग डे की प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको 12 घंटा से अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में इस जैसे कि सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये सब कब ज़्यादातर हम लोग को कब देखने को मिलता है? रबी क्रॉप में। रबी क्रॉप में आता अगर हम लोग कहें कि रबी क्रॉप में जो फसलें उगाई जाती है वो ज़्यादातर लॉन्ग डे प्लांट ही होती हैं। पूरा नहीं होती है, लेकिन कह सकते हैं कि मेजर प्लांट जो होते हैं वो लॉन्ग डे ही प्लांट में होते हैं। ठीक है, तब देखते हैं वीट के बारे में। इसका सबसे पहले देखते हैं कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम अगर इसको हम वीट के ही नाम से सब लोग जानते हैं, क्या करते हैं? वीट के नाम से ही जानते हैं। वहीं अगर बॉटनिकल नेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रिटिकम एस्टिवम एल। लेकिन वीट को क्या किया जाता है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हम लोग वीट की अगर बात करते हैं तो वीट का जो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखते हैं तो उसका 3 तरह का होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है, टेट्राप्लॉइड होता है और हेक्साप्लॉइड होता है। अगर इसके द्विगुणित की अगर हम बात करते हैं तो 2n 24 क्रोमोसोम संख्या होती है और उसका टेट्राप्लॉइड का जो होता है वो 2n 28 होता है, हेक्साप्लॉइड का 2n 42 होता है। उसी तरह हम क्लासिफिकेशन इसमें नहीं लिखे हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजर चीज़ होता है उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो पोएसी फैमिली की होती है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n 42 होती है। ये सब क्या होते हैं कि याद करने वाली चीज़ होती है, ये हम लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। ओरिजिन की अगर इसकी बात करते हैं तो साउथ वेस्टर्न एशिया माना जाता है। सॉइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्ले सॉइल या फिर लोमी सॉइल। क्ले सॉइल और लोमी सॉइल में ये ज़्यादातर अच्छे प्रकार से होती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पीएच वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 से लेके 7.5 तक इसको पीएच वैल्यू हम लोगों की अच्छा माना जाता है। किसके लिए? वीट के लिए। उसके बाद इसके क्लाइमेट की अगर हम लोग बात करते हैं, क्लाइमेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो रबी क्रॉप में ये उगाया जाता है। इसको कैसा मौसम चाहिए? रबी क्रॉप क्लाइमेट इसको, जो कि अक्टूबर से लेके मार्च तक इसका पूरा लाइफ साइकिल होता है। इतने दिन के अंदर में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, अक्टूबर से मार्च तक। वहीं पे अगर इसके हम बात करें कि ये क्या होता है, ठंडा नम मौसम वाले जगहों पे पाया जाता है। क्या होता है? पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर इसके अक्टूबर मार्च अगर बात करते हैं तो, लेकिन अगर इसकी सोइंग टाइम अगर हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग सोइंग कब करते हैं, सोइंग कब करते हैं तो अक्टूबर से नवंबर तक जाता है या फिर दिसंबर तक भी चला जाता है। इसके लेट सोइंग भी अगर कोई करता है तो दिसंबर तक चला जाता है। ठीक है। अगर हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो मार्च अप्रैल में इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसको मैक्सिमम जो टेम्परेचर चाहिए वो 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना चाहिए? मतलब अधिक से अधिक इसको तापमान की अगर
अगर चाहिए तो ये 32 तक सहन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमम अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये 21 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम अगर लो टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान सह सकता है। ठीक है, तापमान सह सकता है। उसी तरह आता है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सीड रेट। क्या देखते हैं? सीड रेट। सीड रेट डिपेंड करता है कि हम लोग किस विधि से हम लोग बुआई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किस विधि से हम लोग बुआई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर मेथड से हम लोग बुआई करेंगे और सबका सीड रेट एक ही जैसा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। सीड रेट के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो देख लेते हैं पहले। सोइंग बिहाइंड द प्लाऊ, जो हल के पीछे हम लोग बुआई करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 90 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग बुआई करते हैं, यानी कि सीड हम लोग को इतना लगता है। वहीं पे अगर बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की, क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 150 केजी 150 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को इसका छिड़काव करना हो चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग के बारे में आप लोग को पता ही होगा, क्रिस क्रॉस मेथड से, यानी कि छिड़काव विधि से हम लोग क्या करते हैं, इसका सोइंग करते हैं। और इसमें यही कारण होता है कि ये ज़्यादा मात्रा में सबसे अधिक सीड इसी में लगता है। इसलिए लगने का कारण है कि ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, छिड़काव विधि है। कुछ सीड होते हैं जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, कुछ को ऊपर रह जाते हैं जो चिड़िया चुग जाती हैं, इसकी वजह से इसमें ज़्यादातर सीड की आवश्यकता होती है। वहीं सीड ड्रिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोगों को छिड़काव करना होता है। डिबलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 25 से 30 केजी लगता है हम लोगों को। ये सबसे अच्छा मैकेनिकल मेथड है डिबलर। ठीक है, जिससे कि हम लोग को 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग बुआई कर सकते हैं। लेट सोई, अगर हम लोग लेट सोइंग करते हैं, मतलब समय बीत चुका है उसके बाद भी हम लोग सोइंग करना चाहते हैं, तो 125 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को बुआई करना पड़ता है। वहीं अगर सोइंग अपॉन टाइम, मतलब अगर समय से हम लोग बुआई कर देते हैं तो 100 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग बुआई कर सकते हैं। स्मॉल वैरायटी, मतलब छोटी वैरायटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 100 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कते हैं। वहीं फिर FRI मेथड की अगर हम बात करते हैं तो 75 केजी प्रति हेक्टेयर। लेकिन स्मॉल वैरायटी, सबसे गेहूं की अगर सबसे छोटी वैरायटी कौन होती है? नोरिन 10, जो कि सबसे पहले अगर हम लोग खोजे थे वैरायटी में तो यही वैरायटी जीन था नोरिन 10। इसी के माध्यम से हम लोग का ये वीट में छोटी वैरायटी का इस्तेमाल करना शुरू हुआ था, नोरिन 10 के माध्यम से। ये क्या है? जीन है, जो कि वीट के जीनों में बदलाव किया, उसके बाद हम लोगों को स्मॉल वैरायटी मिलने शुरू हो गए। ठीक है, हम लोग ने कॉमन नेम देखा। कॉमन नेम क्या है? वीट है। वर्टिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम एल हो गया। फिर फैमिली पोएसी, क्रोमोसोम नंबर 2n42, ओरिजिन साउथ वेस्टर्न एशिया। सॉइल की बात करते हैं तो क्ले सॉइल यानी कि लोमी सॉइल। पीएच की अगर बात करते हैं तो 6.6 से 7.5। वहीं क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो रबी क्रॉप होती है और अक्टूबर से मार्च तक इसका लाइफ साइकिल होता है। अक्टूबर से नवंबर में इसका हम अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी सोइंग करते हैं, मार्च अप्रैल मई तक इसकी हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं तो 32 डिग्री टेम्परेचर इसको हाईएस्ट चाहिए। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 4.5 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। वहीं पे अब देखते हैं हम लोग क्या, सीड रेट आप लोगों को बताया कि जिस मेथड से आप लोग सीड सोइंग करेंगे उस हिसाब से हम लोगों को सीड रेट की आवश्यकता होगी। अब आगे की तरफ चलते हैं। सोइंग टाइम आप लोग को मैंने बताया ही था, अक्टूबर से लेकर नवंबर या फिर ये तो दिसंबर तक भी जा जाता है, दिसंबर तक भी जा सकता है। और स्पेसिंग की अगर बात करते हैं तो स्पेसिंग किस पे डिपेंड करता है? वैरायटी पे डिपेंड करता है कि वैरायटी कौन सी वैरायटी हम लोग लगा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी वैरायटी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है अगर वीट की अगर ज़्यादातर देखते हैं हम लोग तो उसके डेप्थ की बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? डेप्थ यानी कि गहराई की बात करते हैं। अगर हम लोगों को अच्छी अगर गहराई की अगर बात करते हैं तो 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर। अगर हम लोग 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई तक अगर वीट को लगाते हैं तो इसका क्या होगा? उपज जो है अच्छा माना जाएगा और अच्छा उपज होगा, हाईएस्ट यील्ड हम लोग को देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग 8 से 10 कर देते हैं, 12 कर देते हैं,
15 कर देते हैं तो ये क्या करता है, लो यील्ड, मतलब कम मात्रा में, कम से कम मात्रा में हम लोगों को इसकी वैरायटी यील्ड देखने को मिलेगी। यानी कि ज़्यादा गहराई में चल जाएगी तो निकलने में उसको समय लगेगा, कुछ वैरायटी होंगी निकल भी जाएंगी तो उपज कम देंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की अब हम लोग बात करते हैं, यानी कि उसको पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी मात्रा हम लोग को देना चाहिए। FYM ये बोले तो गोबर की खाद, हरी खाद, कूड़ा कचरा से तैयार किया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे हम लोग करते हैं ना, ऑर्गेनिक मटेरियल जिसे तैयार करते हैं, उसी तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होता है, मैन्योर जो होता है, वो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को छिड़काव करना चाहिए। कितना, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को छिड़काव करना पड़ता है। ठीक है, वहीं अगर नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो इरिगेटेड क्रॉप होती है, मतलब जहां हम लोग सिंचाई करते हैं, क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो वहां हम लोग को 100 से 120 से 150 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को छिड़काव मतलब खाद देना चाहिए। वहीं अगर रेन बेस्ड, मतलब कि जहाँ पे वर्षा होती है, वर्षा के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को 40 से 50 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं पोटास की, फास्फोरस और पोटास की, तो फास्फोरस की अगर बात करते हैं तो 60 kg प्रति हेक्टेयर, और पोटास की बात करते हैं तो 40 से 45 भी कह सकते हैं केजी, 40 kg सही रहता है प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को छिड़कना चाहिए। ये तो हो गया हम लोग का मैन्योर, यानी कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, हम लोग को कौन सा मैन्योर कितना डालना है, फर्टिलाइजर की बात हो गई। मैन्योर में आपका FYM आ जाएगा, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो होता है वो आपका फर्टिलाइजर में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन मतलब हम लोग को इसके बारे में पता चला, क्लाइमेट क्या होता है, टेम्परेचर कितना चाहिए, सीड रेट क्या है, ओरिजिन क्या है, पीएच क्या है, सॉयल कैसा है, स्पेसिंग क्या है, डेप्थ क्या है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी हो गया। तब हम लोग को तो इरिगेशन भी तो करना पड़ेगा, तो हम लोग को इरिगेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग इरिगेशन करेंगे, क्या करेंगे, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। क्या होता है, सिंचाई। तो सिंचाई जो होती है ये वीट में लगभग 5 से 6 या फिर 6 टाइम्स हम लोग को करना चाहिए। वीट इज इरिगेटेड 6 टाइम, मतलब हम लोग को जो वीट होती है उसमें 6 बार हम लोगों को इरिगेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इरिगेशन करना चाहिए। इरिगेशन कब कब करना चाहिए ये बात हम लोग देखते हैं। पहला जो इरिगेशन होता है वो 21 से 25 दिन पर होता है। क्या होता है, 21 से 25, यानी कि 21 से 25 डे। ठीक है, सेकेंड वाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो 40 to 45 डे। तीसरा इरिगेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 60 से 65, 60 से 65। फोर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो 80 से 85 डे। फिफ्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो 100 से 110, और सिक्स्थ की बात करते हैं तो 115 से 120। लेकिन हम लोग तो जान गए 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, हम लोग को 6 बार सिंचाई करना चाहिए। पहली सिंचाई 21 से 25 दिन पे करना चाहिए, दूसरी 40 से 45, तीसरी 60 से 65। इसी तरह हम लोग को इरिगेशन करना होता है। इरिगेशन करना होता है, लेकिन कितने दिन पे किए ये भी तो हम लोग को पता चल गया। लेकिन एक चीज़ हम लोग रह गया कि पता कैसे चले कि कब अवस्था, कौन सी अवस्था में हम लोग इरिगेशन, दिन के ऊपर तो डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को पता भी होना चाहिए ना कि ये कितनी दिन पे हो रहा है। लेकिन इसमें स्टेजेज क्या क्या है क्रॉप की, यानी कि फसलों की। तो जो पहला होता है यानी कि शिखर, यानी कि जड़ जब बनना स्टार्ट होता है तब हम लोग को इरिगेशन करना चाहिए। वहीं पे अगर दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं वो अच्छी सी मजबूती पकड़ने लगती हैं। क्या होती है, मजबूती पकड़े और अंकुरण होने लगती हैं। उसके बाद जो तीसरी सिंचाई हम लोग की होती है 60 से 65 दिन, तो ये इसमें हम लोग को अंकुरण, जब उसमें से कलियाँ निकलने लगती हैं, कलियाँ जैसे कि फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग तो नहीं कर सकते हैं, कलियाँ यानी कि
हाँ मान के चलिए फ्लावरिंग कह सकते हैं कि मतलब जब उसमें से कलियाँ बल्लियाँ बाली जिसे बोला जाता है वो बाली निकलने लगती हैं, जब उसमें से क्या होती है बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, क्या होती है जब बालियाँ उसमें से निकलना शुरू हो जाती हैं तब हम लोगों को करना चाहिए। वहीं पे अगर चौथी सिंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 80 से 85 दिन, तो ये पुष्पन अवस्था जब उसमें से फ्लावरिंग होने लगती है। तो वहीं अगर छठवें की बात करते हैं तो ये पाँचवें की अगर बात करते हैं दुग्धा अवस्था, मतलब वो जब यानी कि सीड भी तैयार हो गया है, बाली भी उसमें लग गई है और वो क्या करती है अपने आप को एब्जॉर्ब करने लगे, मतलब उसको अब पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है लास्ट वाला जो होता है छठवां इरिगेशन, जो 15 से 120 दिन पे, इस समय में वो क्या करती है पूर्ण रूप से अपने आप को बाली बनना तैयार हो जाती है, तब उसको हम लोग को इरिगेशन कर देना चाहिए ताकि वो अच्छे ढंग से ग्रोथ कर पाए। और लगभग इसकी अगर हम बात करते हैं तो 550 से 650 mm, कितना 550 से 650 mm हम लोगों को उसमें क्या करना होता है, पानी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? पानी की आवश्यकता होती है। कितना? 550 से 650 तक। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए सॉयल, पीएच, ओरिजिन, सीड रेट, टेम्परेचर, मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, सोइंग, स्पेसिंग, डेप्थ, ये सब हम लोग ने देखा। C3 प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है, नोरिन 10 इसकी शॉर्ट मतलब छोटी वैरायटी के लिए जीन आया था, फर्स्ट टाइम इसी का उपयोग किया गया था। रबी क्रॉप है, अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है, ठंडा मौसम की प्लांट है। टेम्परेचर की हम लोग बात कर ही लिए थे, मैन्योर फर्टिलाइजर देख ही लिए, इरिगेशन हम लोग देख ही लिए। उसके बाद आगे चलते हैं इसकी वैरायटी कौन सी होती है, इसमें मेजर डिजीज क्या लगते हैं, पेस्ट कौन से होते हैं, उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा कर देंगे। तो हमको लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ये नहीं कि अभी हम लोग पढ़ लिए तो इसके बाद इसका काम खत्म हो गया। ये आप कंपटीशन में बैठेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसमें ये वैरायटी है, इस वैरायटी का इस टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर चाहिए, सॉइल कैसा चाहिए, इसकी टेम्परेचर क्या होती है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, फैमिली क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता रहता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। कल्टीवेशन में क्या यही सब ना हम लोग को देखना है, उसको कब क्या कितने मात्रा में हम लोग को देना है, यही हम लोग को ध्यान देना होता है। यही हम लोग किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि एक सर्कल बना होता है। क्या होता है? सर्कल बना होता है और उसी के डिपेंड हम लोग को ये सब देखने को मिलता है। अगर हम लोग आज वीट है, कल मेज होगा, राइस होगा, उसमें भी हमको यही देखना होगा। ऐसी नहीं है कि ये हम लोग प्लांट ब्रीडिंग का चैप्टर है, ये यहाँ से हो गया, ये पढ़ लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो कल्टीवेशन इसी तरह होता है। और आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में आप लोग देखेंगे एकदम अच्छे नंबर से अगर आप लोग इस स्टेप से लिख के आएंगे तो एकदम नंबर से कोई नंबर नहीं काट सकता। और इसी तरह से आप लोग लिख के आइए और अच्छा नंबर ग्रुप बना पाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। ओरिजिन, साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम सब हम लोग ने उस वाले वीडियो में देख लिया था। इरिगेशन कितना होता है, फर्टिलाइजर कितनी आवश्यकता है, ओरिजिन कहाँ पे है, साइंटिफिक नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, उसके बाद इरिगेशन कब कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, सब कुछ हम लोग ने पहली वाली वीडियो में देखा था। तो इस वाले वीडियो में हम लोग अगली टॉपिक थी हम लोग की, उसके बाद हम लोग देखेंगे वैरायटी। इसमें वैरायटी कितनी होती हैं, बहुत सी वैरायटी होती हैं, इतना तो हम लिखे हैं और भी वैरायटी होती हैं। जो अगर हम लोग गिनना चाहें तो बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। तो उतना हम लोग आप लोग के लिए अगर हम उतना लिखें तो बहुत समय लग जाएगा, तो ठीक है कुछ लिखे हैं जो कि मार्केट में इसका ज़्यादा नाम चलता है और इसका उपयोग भी ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर इसी क्रॉप को मतलब इसी वैरायटी को ज़्यादातर लोग यूपी में उगाते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र सब जगह यहीं पे लगभग ज़्यादा यही वैरायटी होती है।
तो पहली वैरायटी हम लोग देखते हैं तो क्या है, सोनालिका यूपी 262, गिरिजा यूपी 215, अर्जुन प्रताप, जनक, जवाहर, ज्योति, हीरा, मोती, सोरगम, साबरमती, सरवती, सोनारा, सुजाता, मुक्ता यूपी 301, यूपी 319। इसकी ये इतनी वैरायटी है जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में इसका डिमांड आता है, और भी वैरायटी होती हैं। उसके बाद आते हैं वीट क्रॉप वीड्स, मतलब खरपतवार कौन कौन से होते हैं जो कि फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्या करते हैं, ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम लोग देखते हैं फाइलरिस माइनर, जिसे हम लोग किसके नाम से जाते हैं, बल गेहुआ, किसको कहते हैं, बल गेहुआ, या फिर गेहूं के मामा कह सकते हैं, एकदम ये उसी की तरह दिखता है। एनेवा फतुआ, सोरगम हेल्पनेस, ये सब उसकी क्या है, ज़्यादातर ये सब वीड हैं, खरपतवार हैं, ज़्यादातर नुकसान पहुंचाती हैं। उसके बाद आता है वीट मेजर डिजीज जो आती हैं, जिसमें क्या आता है, ब्लैक स्टेम रतुआ, ब्लैक एंड लीफ स्टेम, करनाल बर्न, एनेवा कंडवा, मोलिया डिजीज एंड ब्राइट डिजीज। ये सब क्या होती है, उसकी डिजीज होती हैं, यानी कि रोग होती हैं, और ये ज़्यादा मात्रा में उसको नुकसान पहुंचाती है। जैसे ब्लैक एंड स्टेम रतुआ जो होती है, ये ज़्यादातर उसमें वीट में लगती है, और उसके स्टेम को ज़्यादातर ये क्या करती है, ब्लैक कर देती है। मतलब इस तरह से अगर उसका ये स्टेम है तो ये दब्बा दब्बा लग जाती है, और उसको पूरा ब्लैक कलर का दिखाई देने लगती है। उसी तरह ब्लैक लीफ रतुआ जो होती है, इसके पत्तियों पर लगती है। करनाल बंट होता है, एनेवा कंडवा होता है, मोलिया डिजीज होता है, और ब्लाइट डिजीज, ये क्या है, मेजर डिजीज है किसका, वीट का। उसके बाद आता है मेजर पेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो शोल्डर पेस्ट, गुजिया वेविल यानी कि टर्मिल, मतलब गुजिया वेविल जिसे हम लोग कहते हैं गेहूं की घून, क्या, गेहूं की घून जो लग जाते हैं उससे, ये सब क्या है, पेस्ट है, ठीक है, ये सब उसके पेस्ट है। अब अगर ये पेस्ट लग जाता है तो ये इससे हम लोग को क्या होगा, हम लोगों के इंसेक्ट पेस्ट में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, उपज में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और हम लोग का जो होगा कि वीट होगा, इसके फसल में ज़्यादा हम लोगों को नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे इंसेक्ट पेस्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और उपज को बढ़िया कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्रॉप रोटेशन होता है कि हम लोग एक स्थान पे, इस स्थान पे अगर हम लोग वीट लगाए हैं तो उसके बाद इसका स्थान हम बदल के दूसरे जगह लगाएंगे, फिर उसी स्थान पे हम लोग तीसरे बार लगा सकते हैं, फिर चौथे, मतलब इस तरह हम लोग को स्थान बदलना होता है। क्यों बदलना होता है, ताकि यहाँ का इंसेक्ट पेस्ट जो रहते हैं यहीं पे मर जाएं और हम यहाँ पे जाके सुरक्षित करें। फिर जब यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ से फिर इंसेक्ट पेस्ट लग जाते हैं जो फिर मर जाते हैं, मतलब हम लोग बदलते रहते हैं सर्कल की तरह। उसके बाद आता है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट क्या आता है, हम लोगों को अच्छी सीड लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, अच्छा से अच्छा हम लोग को सीड लेना चाहिए, सीड को देख लेना चाहिए, उसके पैकेट का देख लेना चाहिए, उस पर मोहर है कि नहीं है, अच्छी प्रकार का सीड होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को उसका जांच कर लेना चाहिए, सीड का ज़्यादा पुराना तो नहीं, एक्सपायरी नहीं है। फिर उसके बाद आता है वीड मैनेज, मतलब जो खरपतवार लगे रहते हैं उसको हम लोग को वीड से निकाल के फेंक देना होता है, और उसमें जो लगे रहते हैं जो हम लोग को देख सकते हैं उसको हम लोग हटा सकते हैं। उसको कुछ उबाल भी सकते हैं, मतलब ऐसे होते हैं जिसको हम लोग उबालते हैं, रात भर भिगो के रख देते हैं ताकि उसमें से ये निकल जाए वो, ठीक है। उसी तरह उसके बाद आता है टिलेज, यानी कि हम लोग को निराई गुड़ाई जो कहते हैं, टिलेज कर देने से। टाइमली सोइंग, मतलब हम लोग टाइम से अगर सोइंग करते हैं तो इस इंसेक्ट पेस्ट हम लोग को कम देखने को मिलता है। प्रॉपर सोइंग, मतलब अच्छी प्रकार से सोइंग करते हैं, अच्छी प्रकार से प्रॉपर मेंटेन करते हैं, एरिया मेंटेन करते हैं, लाइन बाय लाइन बोते हैं, उसकी स्पेसिंग, डेप्थ, मतलब सब कुछ हम लोग उसको और टाइमली हर चीज़ करते रहते हैं। यूज बेनिफिशियल इंसेक्ट, जो हम लोग को कुछ इंसेक्ट होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसे में पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रेजिस्टेंस वैरायटी, डाइथेन M47, डाइथेन Z78, ये दवा का नाम है, जिसका हम लोग को छिड़काव करना चाहिए कितना, 0.2% के हिसाब से, ठीक है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड,
ये सब हम लोग के रोग के निवारक मतलब बचने के लिए उपाय हैं। रेजिस्टेंस वैरायटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग का हाइब्रिड वैरायटी, जैसे हाइब्रिड वैरायटी होती है उसी तरह क्या होता है रेजिस्टेंस वैरायटी, जो कि रोगों से लड़ने में मदद मिलती है, इसलिए हम लोग को रेजिस्टेंस वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। और ये 2 दवा का नाम है जिसका 0.2% लगा के हम लोग को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद आता है हम लोग को देख लिए हार्वेस्टिंग किए, इरिगेशन किए, फर्टिलाइजर किए, उसमें डिजीज लगे, उसकी वैरायटी हो गया, कंट्रोल हो गया। उसके बाद यील्ड यानी कि उपज की अब हम लोग बात करते हैं। तो उपज की बात करते हैं तो हम लोगों ने अच्छी प्रकार से अगर मेंटेन करके चला है, क्या किया अच्छी प्रकार से मेंटेन किए हैं। जैसे एरीगेटेड एरिया हो गई, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एरीगेशन की मदद से करते हैं, वहाँ पे क्या होता है जो 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग को उपज देखने को मिलता है। इंक्लूडेड एरिया जो होती है 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। रेन डिपेंडेंट सिचुएशन जो होता है जहाँ पे वर्षा आधारित होती है वहाँ से 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और सीरियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को, यानी कि जो अनाज होती है, जो वीट होती है, उसमें अनाज जो निकलता है यानी कि जो फलियाँ निकलती हैं, बाली निकलती हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, वो कितना निकलता है हम लोग को 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, वहीं पर अगर चैप की बात करते हैं तो ये कहता है 80 से 90, कितना 80 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर, जिसे हम लोग कहते हैं भूसा। क्या करते हैं भूसा, कितना निकलता है 80 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। ठीक है, उसी तरह आता है इंडिया एवरेज यील्ड, मतलब इंडिया में जो एवरेज यील्ड होती है वो 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की हो जाती है। क्या हो जाती है इंडिया में जो वीट होती है उसका उपज अगर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग को 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से देखने को मिलता है। तो आज का वीडियो हम लोग का दोस्तों वीट पे था, जो कि वीट की हम लोग ने अच्छे प्रकार से देखा था। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इरिगेशन क्या है, मैन्योर क्या है, मेजर क्या है, डिजीज क्या है, वैरायटी क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, उसके बाद उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, यील्ड क्या है, मतलब बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक बॉटनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली, ओरिजिन, सब कुछ हम लोग ने देख लिया था इस वीडियो में। तो हम लोग का वीडियो जो है यहीं पे आप कंप्लीट होता है। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसमें जो भी गलतियां आप लोगों को देखने को मिल रही है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर नोट्स के साथ साथ सब कुछ आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा। हमारे चैनल से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस क्रॉप का हम लोगों को वीडियो लेके आना चाहिए इसका आप लोग बताएंगे कमेंट में। जिसका आप लोग बताएंगे वही हम लोग अगले लेक्चर में उसी टॉपिक का हम लोग कल्टीवेशन करके आएंगे। ठीक है, कल्टीवेशन कराया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस।